नमस्कार, बाजार लाइव के इस मॉर्निंग एडिशन में आप सभी का है स्वागत। आज काफी सारी ऐसी खबरें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो है काफी सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि सेंसेक्स जो है वो 400 पॉइंट ऊपर खुला है, जबकि निफ्टी में जो है एक बॉर्डर इंडाइसिस का गेन हुआ है, जहां पे सिर्फ 1% का एक हमें चेंज देखने को मिल सकता है हर एक ब्रॉडर इंडेक्स के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें जी एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का जब से सोनी पिक्चर्स के साथ मर्जर हुआ है, वहां हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक को जो है एक अच्छा खासा बूम जो है यहाँ पे मिलता जा रहा है। और मीडिया में जो है बीनीथ लाइक मीडिया स्टॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जी के स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा हद तक यहाँ पे भाग चुके हैं। उसके अलावा वोडाफोन और आइडिया की अगर बात करें हम, तो इनके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेन है और एक चैलेंज यहाँ पे खड़ा होके आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है एक सेमीकंडक्टर बन चुका है इकोसिस्टम्स के लिए। साथ ही वोडाफोन और आइडिया की अगर बात करें तो इनके अंदर बात यही चल के आ रही है कि ये ना कोई अच्छी लीडिंग कंपनी अभी के लिए बन सकती है, ना इनको कोई मुनाफा फिलहाल के लिए होने वाला है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो है एक एक साइडवेज कंसोलिडेशन है इस चार्ट के अंदर, और कोई अच्छी एक परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिल रही है यहाँ किसी भी इसके अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पैंडेमिक की सिचुएशन को लेकर, तो पैंडेमिक में इंडिया में फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं अडल्ट। ऑलमोस्ट नेक्स्ट अप्रैल तक जो है एक तैयारी चल रही है कि जितने भी एडल्ट्स हैं या फिर जो रेंज आती है 18 से लेकर 35 तक के बीच के लोगों के लिए, उन्हें फुल्ली एक वैक्सीनेशन करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि यूथ को जो है लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस है। इन्हें जो है सारी फैसिलिटीज और सारी एक सर्वाइवल कॉल्स के साथ जो है यहाँ पे वो उन्हें सब्जेक्टिफाई करने वाले हैं। और कोरोना केसेस की अगर बात करें तो इंडिया में जो रिकॉर्ड हुए हैं 31,957 केसेस हुए हैं एक दिन के अंदर, और यूएस में 1,30,000 करोड़ इतने यहाँ पे कोविड केसेस जो है यहाँ पे एक्टिव हमें दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात करें, आज हम लोग कुछ खास चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर रवि सिंह के साथ, जहां हम देख सकते हैं कि कमोडिटीज के बारे में हम सारी चर्चा उनके साथ करेंगे। कमोडिटीज में भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर है, और उसके अलावा उन्होंने भी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई है कि एल्यूमिनियम को सेल करके या कॉपर को सेल करके एल्यूमिनियम को बाय करना है। ऐसी सारी स्ट्रैटेजीज जो खड़ी हो रही है आज, तो कमोडिटीज की भी चर्चा होगी। साथ ही इक्विटी मार्केट के ऊपर भी हम पूरी पूरी अपनी तरफ से नजर बना के रखेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बाजार लहर की शुरुआत के साथ साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं आज की चर्चा में। तो चलिए बाजार लहर की पहले तो शुरुआत करते हैं और फिर आगे के इंडेक्सेस का हाल हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पीएसयू बैंक जो है वो कल काफी ज्यादा उभर के आ रही थी। पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें तो वहां पे देखा जा रहा था कि बैंकिंग इंडेक्स में अभी भी पोटेंशियल है, मतलब बैंक निफ्टी अभी भी ओवर परफॉर्म करने के लिए रेडी हो चुकी है। जहां पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर चलती है तो पीएसयू को काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। साथ ही अगर हम बात करें कमोडिटीज में और इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट बैंक सेक्टर्स की भी हम बात करें, तो जो दो बड़े नाम यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं, एक है इंडसिंड और उसके अलावा साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और कोटक बैंक के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो है काफी धुरंधर प्लेयर हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, और आप अगर चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। और कल इनफैक्ट इसके ऊपर हमने जब काउंटर क्वेश्चन किया हमारे सारे एनालिस्ट का, हमने जब मत जाना, तो जो ये मतदान है जो जिस वे से झुक रहा है, तो वो इंडसिंड के पलड़े में जो है अभी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे जाता जा रहा है। साथ ही अगर बात करें और भी काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात की थी, इंडसिंड के लेवल्स भी इनफैक्ट हमारे यहाँ पे सामने आए थे। और कल हमने दो इंडस्ट्रीज की बात की जो थी, एक टायर इंडस्ट्रीज के दोनों स्टॉक्स, एक था अपोलो टायर्स और दूसरा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये दोनों में से भी सर की पिक जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली कि अपोलो टायर्स के ऊपर आज भी हमारे काफी सारे एनालिस्ट जो हैं यहाँ पे बुलिश हैं। इस बीच रवि सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सर का मैं करना चाहूंगी स्वागत। सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आते ही मैं पहले तो आपसे आज कमोडिटीज की चर्चा को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थी, तो मैं पहले आपसे कमोडिटीज के साथ ही शुरू करना चाहूंगी। सर ये कॉपर और एल्यूमिनियम की जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, यहाँ पे आप किसी एक को तो कह रहे हैं कि आप सेल करके जा सकते हैं,
तो ये उसको सेल करना, इसे खरीदारी करना, ये आपने कैसी स्ट्रैटेजीज निकाली है? प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा गाइडिंग लाइट डाल दीजिए। देखिए जनरली मेरा आइडिया यहाँ पर पेयर ट्रेड का है, और क्योंकि मेटल्स इतने ऊपरी लेवल पर हैं कि यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप सिंगल साइड में लेते हैं, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप लेड और एल्युमिनियम में काम करते हैं और इनका डिफरेंस इस समय चल रहा है 71 रुपए का, और एल्युमिनियम ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पर लेड जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। सेम इसी तरीके से कॉपर और एल्युमिनियम में अगर कंपैरिजन करें तो एल्युमिनियम में यहाँ पर ज्यादा तेजी है। लेकिन अब के जो लेवल है वो रेजिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ पर अब कॉपर को बाय करके एल्युमिनियम को सेल कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये पेयर ट्रेड है, और पेयर ट्रेड में हमेशा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो काउंटर रेजिस्टेंस पे होता है या फिर कई ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको टेस्ट करने के बाद आप पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और सेफ पैसा उसमें बना सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर जो कोशिश है वो यही है, और यही यहाँ पर देने की कोशिश की है। फिलहाल अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेटल्स चूंकि हाल फिलहाल में लगभग जो रैली है वो 30% से ज्यादा देखने को मिली है। उसके अपने फंडामेंटल हैं, जैसे गिनी जो कंट्री है वहां पर मिलिट्री ने काफी हद तक जो है वो लोकल लेवल पर मिलिट्री ने काफी कब्जा कर लिया है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और ये भी क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो गिनी में ही है मेटल का। तो वहां पर जो इश्यूज हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके पे आपको सेफ स्ट्रैटेजी प्ले करने के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर सजेस्ट की है। जी सर, तो फिर स्ट्रैटेजी हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं, तो हमें सेल क्या करना है यहाँ पर? आप अगर आप लेड और एल्युमिनियम में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको लेड यहाँ पर सेल करके चलना है और एल्युमिनियम बाय करके चलना है। और अगर कॉपर में आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो कॉपर को यहाँ पर आपको बाय करके चलना है और एल्युमिनियम सेल करके चलना है। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार को सेल करना है लेड को और एल्यूमिनियम को करना है बात। साथ ही अगर कॉपर इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे सर कह रहे हैं कि बाय कॉपर, और जो सेल करना है वो आपके लिए फिर से रहेगा एल्यूमिनियम का काउंटर। सर इसी के साथ आपने गोल्ड के ऊपर भी काफी नया नया कुछ वीडियो बनाया है, मैं उसके बारे में भी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। कुछ चाइना को आपने इसमें बताया है और आप कुछ लेवल्स बता रहे थे, तो उसके ऊपर प्लीज आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चाइना का प्रॉपर्टी के डेटा की बात की गई है, और प्रॉपर्टी सेल्स काफी हद तक जो है वो इम्पैक्ट करती है गोल्ड के प्राइसेस को। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एफएमसी मीटिंग के मिनट्स आए हैं और उस पर ये किया गया है कि अब जो स्टिमुलस है उसको कम करने की बात की जा रही है, तो ये सारे इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। और आपने आज देखा होगा कि गोल्ड करीब 400-350 पॉइंट नीचे खुला है। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि कल रात में भारत के हिसाब से रात में और यूएस के हिसाब से वहां पर जो कल सुबह बैठक हुई है एफओएमसी की, उसमें ये क्लियर कट डिसीजन लिया गया है कि अब आगे बॉन्ड बाइंग जो है वो थोड़ी सी कम करेंगे। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड में देखने को मिल रहा है। तो आज अगर गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, और 45,800 और अगर 45,800 नीचे टूटता है तो गृहणियां जरूर खुश होंगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे प्राइसेस थोड़े से और गिर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये गृहिणियां सर कह रहे हैं कि खुश होने वाली है। मतलब सर मैं आपसे फिर ये भी सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है कि अभी आपको समय लगता टाइम लगता है निवेश करने का गोल्ड के अंदर, अगर इस वक्त कोई इंसान करना चाहता है तो स्टॉक्स के साथ साथ गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम निवेश करके जा सकते हैं। देखिए गोल्ड हमेशा अट्रैक्टिव होता है आपके निवेश के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने अभी बताया कि एफओएमसी के मिनट्स की वजह से जो मीटिंग में डिसीजन हुआ, बॉन्ड बाइंग कम की गई है, स्टिमुलस यहाँ पर कम किया जा रहा है, तो वो एक इम्पैक्ट होगा। और अभी गोल्ड की प्राइस कम से कम यहाँ से 500 से 800 रुपए पर तोला पर 10 ग्राम और कम होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर निवेश की स्ट्रेटजी बनानी है तो मंडे ट्यूसडे से बनाइए, या फिर 500 और 1000 पॉइंट और करेक्ट हो जाने दीजिए, तब आप निवेश की स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आपको मुनाफा ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि अगर 1000 रुपए आप ले लेते हैं तो वो मान के चलिए कि आपका 1.5-2% की रैली यहाँ पर फिर से जब आएगी तब उसका फायदा मिलेगा। अगर करेक्शन होता है तो निवेश में वो पैसा आपका बचता है। आप कमोडिटी ट्रेडिंग में से कह रहे हैं कि गोल्ड में जो है मंडे को हम जो है बाइंग करके जा सकते हैं,
मैं सर इसके अलावा आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, जैसे आप इंडेक्सेस के अंदर तो कह रहे हैं, लेकिन असली सोना जैसे हम हीरे जवाहरात की बात करें अगर, तो उसमें निवेश करने के लिए अभी सही समय है, या फिर हमें सिर्फ इंडाइसेस के अंदर ही अभी के लिए मोमेंटम प्ले करना चाहिए? देखिए इंडिया के हिसाब से अभी पितृपक्ष चल रहा है और इस समय सोना खरीदना बहुत कम हो जाता है, लोग कम भी खरीदते हैं। आगे फेस्टिवल सीजन होंगे, शादियों के सीजन होंगे तो सोने की खरीदारी की जा सकती है। तो अब जो लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो लोग शादियों की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे थे, त्योहारों के लिए खरीदारी करना चाह रहे थे, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए देखिए अच्छा ऑप्शन है अभी वायदा बाजार यानी फ्यूचर में 46,300 का रेट है, डाउन साइड पे 45,500 के आसपास तक रेट आ सकता है। तो आप फिजिकल में भी अगर आप जाएंगे तो वो 46,500 के आसपास होगा, यानी थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, लेकिन आप इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज्वेलरी जो लोग खरीदते हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप भी देना चाहूंगा कि आप जो ये रेट देखते हैं, जो सामने स्क्रीन पर देखते हैं फ्यूचर में, ये होता है 24 कैरेट गोल्ड का, लेकिन 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं होती, वो 22 कैरेट में होती है और उसका रेट कम से कम 2,500 रुपए करंट प्राइस से सस्ता होता है। यानी कि अगर सामने का प्राइस अगर आज 24 कैरेट का 46,300 है, तो आपका जो 22 कैरेट गोल्ड होगा वो अराउंड होगा आपका 44,000 के आसपास का। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो 44,000 का 22 कैरेट गोल्ड है वो एक बार 43,500 तक जा सकता है। बिल्कुल। तो ये सर कह रहे हैं कि अभी के लिए फिर इंडेक्सेस में ही आप बने रहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष का जो टाइम चल रहा है, सही बात है सर, अभी श्राद्धों का मौसम है, तो फिर इस टाइम पे तो गोल्ड की खरीदारी, क्या कुछ नई चीज खरीदना भी हमारे लिए यहाँ पे गलत माना जाता है। तो अभी के लिए हम निवेश ना करें, लेकिन हाँ मौका जरूर मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जिस हिसाब से अगर कमोडिटीज में ही गिर रहे हैं, तो असली सोना और ज्वेलरी खरीदने के लिए भी आपको समय यहाँ पे मिलने वाला है। सर अब थोड़ा सा हम इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़े चलते हैं। मैं क्रूड पे एक्चुअली पहले आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी। अपने क्रूड ऑयल के बारे में बताया कि आप निवेश करके जा सकते हैं, और आपने कुछ टारगेट भी जस्टिफाई किया था, शायद कल के टाइम पे आपके ग्रुप में हमें कोई मैसेज आया था इस बारे में। बिल्कुल, देखिए क्रूड ऑयल में चूंकि आगे जो है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो यूएस में जिस तरीके की ठंड पड़ती है और अदर कंट्रीज में, चाहे वो रशिया हो, वहां पर जो घर को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। जी। तो गवर्नमेंट वहां पर इसका स्टोरेज करना शुरू कर देती है, और इस समय जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब दिसंबर तक थोड़े बढ़ते ही रहेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। WTI क्रूड की बात करें तो वापस से जो अभी $72.36 चल रहा है वो $75, और भारतीय बाजार का जो क्रूड है वो वापस से 5500 जो 5350 चल रहा है वो 5500 तक जा सकता है। ठीक है, तो 5350 यहाँ पे चल रहा है, सर कह रहे 5500 तक जाने की आशंका है। तो सर फिर इन्हें आप मतलब आपकी तबीयत से आज ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा गले में जो है वो खराश सी है, बट कोई बात नहीं है। सर मैं पूछ रही थी, आपने जैसे कहा कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो 5500 तक जाने की आशंका है, तो अभी करना क्या चाहिए जो लोग कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी पिक्स कौन सी होने वाली है जिसमें हम निवेश करके जा सकते हैं? एल्यूमिनियम और लीड की आपने स्ट्रैटेजी बता दी है, आप कॉपर के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई एक पिक जिस कमोडिटी में, आज कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को जिनको अच्छा लगता है उनमें निवेश करके जाना, उन्हें किस चीज में आज बेट लगानी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए क्रूड में ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूड में 5350 का रेट चल रहा है और अप साइड में 5500 का टारगेट आप लेके जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं। और साथ ही दूसरा, गोल्ड में जिस तरीके से FOMC का डिसीजन आया है, तो आप गोल्ड में एक सेल की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और नीचे के लेवल्स पर आप यानी कि करंट लेवल जो 46,330 चल रहा है, आप यहाँ पर एक पोजीशन सेल की ले सकते हैं, टारगेट ऑफ 45,800 रुपए का। साथ ही आप एनजी को यहाँ पर बाय करके जा सकते हैं 350 के लेवल पे, और टारगेट होगा इसका 380 रुपए का। और अगर दिसंबर तक की बात करते हैं तो 430 रुपए का। तो बड़े लंबे टारगेट हैं यहाँ पर, लेकिन जो छोटे टारगेट है उनके लिए छोटे में ट्रेड कर लीजिए, क्रूड कर लीजिए,
फ्रूट बाय कर सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं, गोल्ड सेल कर सकते हैं और एनजी को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है। अभी एनजी की टाइम पे सर कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग जो है वहां पे की जा सकती है। सर अब फिर आप जिस चीज में माहिर थे उस चीज में पूछ रहे हैं, लेकिन इक्विटी में भी हम जानते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। यहाँ पे इक्विटी की आप ही की एक स्ट्रेटेजी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने एक स्ट्रैटेजी बताई है निफ्टी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जो है, इंडेक्स, मेटल और ऑटो, ये 3 तिहाई सर कैसा कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से आपने ये स्ट्रैटेजी बताई है, तो आप प्लीज इसके बारे में भी एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, वहां पर मैंने ये कोशिश की है सिमरन जी की, जो इस समय मार्केट का मोमेंटम है उसमें आपको, अगर आप इंडेक्स के साथ आप कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और वही मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की है, और किस इंडेक्स से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड तो ठीक है, तेज है, निफ्टी आप बाय करके चल रहे हैं, निफ्टी का नया टारगेट जो है वो अब 17,880 का है, लेकिन कौन सा इंडेक्स अभी निफ्टी को और सपोर्ट देगा, वहां पर ऑटो इंडस्ट्री जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, जैसे मैंने बताया कि पितृपक्ष चल रहा है तो लोग गाड़ियां थोड़ी कम खरीदेंगे, लेकिन इस समय गाड़ियों की जो इन्वेंट्री है और जो कैपेसिटर को लेकर के इश्यूज हैं जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो ये जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है वो जो है डिमांड में कहीं ज्यादा है, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो इंडेक्सेस को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। तो सिंपल है, आप देख ही रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये वीडियो रिलीज किया था, और आज सिर्फ अगर ऑटो इंडेक्स को देखें तो 1% ऑटो इंडेक्स तेज है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी भी यहाँ पर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, और अभी अप ट्रेंड फिलहाल तो कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सर अभी कह रहे हैं कि निफ्टी का जो अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा काम आने वाली है। और जैसे सर ने क्लियरली एक शॉर्ट वे में बता दिया कि इंडेक्स, मेटल और ऑटो, ये तीनों काउंटर्स में जो है आप एक बार को अगर चाहें तो निवेश करके जा सकते हैं, और इस हिसाब से अगर देखें तो आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सर तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी बेट्स का मैं एक बार वेट कर रही हूँ, आप बता दीजिए अगर कोई ऐसी बेट्स हैं जहाँ पे हम निवेश करके जा सकते हैं या फिर मुनाफा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले सर आपकी पिक्स, और इसके बाद मैं फिर आगे आपसे रिव्यू लेना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली पिक्स मेरी आज बैंक काउंटर से है, और है बैंक में है छोटा स्टॉक, जैसे मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करता हूँ, उसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा। 80 रुपए हो गया है, 1 हफ्ते पहले भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। 90 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 70। यहाँ पर 80 रुपए पे अगर आप बाय करते हैं तो 77 रुपीज का, और अगर थोड़ा सा लंबा रखना चाहते हैं तो 75 रुपीज का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं। साथ ही में आपकी पहले, जब आप शुरू से पहले आप एक समरी दे रही थी, उसमें आपने टायर इंडस्ट्री की बात की थी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो टायर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर स्टॉक्स में तेजी आपको देखने को मिलेगी, और ऐसे में अपोलो टायर जो आपने शायद चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अपोलो टायर को आपको जरूर रखना चाहिए। 250 रुपए का इसका नेक्स्ट टारगेट है, स्टॉप लॉस होगा इस केस में 225 रुपए का। साथ ही दूसरा स्टॉक मैंने ऑटो इंडस्ट्री से, वो भी छोटा स्टॉक ही लिया है। स्टॉक छोटा नहीं है, वैल्यूएशन वाइज लार्ज कैप का है, लेकिन प्राइस इसका छोटा है। अशोक लेलैंड 130 रुपए चल रहा है, इसका जो अपसाइड टारगेट है वो है 140 रुपए का, और स्टॉप लॉस होगा 127 रुपए का। तो ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि ये आपको रैली देखने को मिल सकती है। बाकी आप ऑटो इंडस्ट्री से तो आप स्कॉट है या फिर यहाँ पर मारुति है, उनको भी आप बाई की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में दिख रहा है वही मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंड किया। ठीक है, तो फिर आज 3 स्टॉक सर ने आते से बता दिए। यहाँ पे आपको तीनों एक जो है इंडस्ट्रीज के थ्रू मिल रहे हैं। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके लेवल्स हमने देख लिया, स्टॉप लॉस 77, टारगेट आपका रहेगा 90। अपोलो टायर्स की अगर बात करें तो सर कह रहे हैं खरीदा जाया सकता है सर, फिर लेकिन खरीदारी क्या करनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा आप करंट मार्केट प्राइस पे बता चुकी है, लेकिन अपोलो और अशोक लेलैंड इनकी बाइंग रेंज आपने नहीं बताई है यहाँ पे। मैंने सिमरन जी करंट लेवल की बात की है, और इसीलिए करंट लेवल के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस दिया।
ठीक है, तो फिर करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है उसी पे आपको जो है तीनों स्टॉक जो है अभी सीएमपी पे आप बाय करके जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस सर ने बता दिए, 3 पिक्स आज सर की तरफ से हो गए। सर पीएसयू में से आपने बता दिया, इनफैक्ट मैं एक और चीज के बारे में चर्चा करी थी कि जैसे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में से अगर हम बात करें इंडसेंड, और उसके अलावा साथ ही हमने देखा कि एक और बैंक जो हमेशा सामने आ रहा है उभर कर, वो है कोटक। तो इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में से भी लोगों का दिलचस्पी होती है निवेश करने की, तो फिर किसमें करना चाहिए? दोनों को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी पे ज्यादा भरोसा रखिए, उनके बिजनेसेस ज्यादा हैं, ब्रांचेस ज्यादा हैं, रेवेन्यू ज्यादा है और एनपीएस कम है। इंडसन और कोटक तो काफी रैली कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा ऑप्शन सर ने बताया एचडीएफसी बैंक में भी आप अगर चाहें तो फिर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में से निवेश करके जा सकते हैं। सर फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं दर्शकों के सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, उनके सवाल लेने तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो वो कहेंगे कि हमारे सवाल आप लीजिए पहले, बाद में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। बिल्कुल सर, तो फिर ये छोड़ते नहीं है सर, तो आगे बढ़ते हैं। एक वेल्सपन इंडिया के ऊपर राज मल्होत्रा जी ने आपका राय मांगी है सर, वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया बोला ना? जी सर, 150.70। देखिए 149 का स्टॉक चल रहा है। फंडामेंटली अगर मैं थोड़ा सा पहले इसकी चर्चा करूं तो ऑब्वियसली है कि ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में आता है और एक अच्छा मोमेंटम के साथ निकला है। इनफैक्ट 142 के ऊपर निकलते ही इसने एक गजब की रैली यहाँ पर दिखाई है। छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 122 के करीब का है और जो डिविडेंड यील्ड है इनकी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, छोड़िए नहीं। 155 और 160 रुपए का टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। अगर आपने नीचे बाय कर रखा तो स्टॉप लॉस 145 का डाल लीजिए, नहीं तो पोजीशन को चलने दीजिए। ठीक है, तो फिर 155 से लेकर 160 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे आप वेल्सपन इंडिया में जो है देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस सर बता रहे हैं 145 का। सर फिर नए वालों को तो नहीं आना है ना, कि नए वाले भी एंटर करके जा सकते हैं? नहीं, नए वालों के लिए थोड़ी सी करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और चूंकि जो पहले के बायर हैं, नीचे के बायर हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस ये 145 का है। अदरवाइज जो 144 और 143 के लेवल्स अगर ये क्लोजिंग पे आ जाते हैं, थोड़ा करेक्शन होता है, 145 का लेवल अगर होता है तो आप 140 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, और टारगेट वही होगा 155 और 160। बिल्कुल सर, फिर अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर समय लेकर चर्चा करना चाहेंगे। हमने इनफैक्ट बात की भी थी अपनी पाठशाला के दौरान, हमारे डिस्कशन हुआ था ऑप्शंस की ट्रेडिंग के अंदर। तो सर आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे भी काफी सारे व्यूअर्स है जो खुद से ऑप्शंस की ट्रेड पिक करते हैं और फिर हमारे से आके पूछते हैं कि ये सही है या नहीं। उतना उन्हें है कि वो निवेश नहीं करते हैं, कभी कभार निवेश कर लेते हैं तो फंस जाते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज खुद से बनाते हैं वो मुझे काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है। एक हमारी दीक्षा मैम है, ये हमेशा ही ऑप्शंस की ट्रेड लेके आती हैं हर शो में। तो आज उनकी ट्रेड जो उनकी तरफ से आई है कि बजाज फाइनेंस की 7,900 की कॉल एंटर इन्होंने कर लिया है ऑलरेडी 130 पे, और अब ये 170 हो चुकी है। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? थोड़ा और टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही है 230 तक। और अगर नहीं आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे ऑप्शंस गलने की चांसेस है, तो इन्हें बता दीजिए कि इन्हें होल्ड करना है या एग्जिट करना है। नहीं, पोजीशन को देखिए, चूंकि मुझे लगता है कि इन्होंने इस मंथ के एंड का लिया होगा और अभी आ चुकी इस स्टॉक में सीधा सीधा यहाँ पर 1% की रैली दिखाई दे रही है, तो आप क्लोजिंग सेशन तक आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, जिससे टाइम वैल्यू आपका बच जाएगा। ठीक है, तो फिर मैम आपके लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा दीक्षा मैम कि आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, क्योंकि ऑप्शंस के लॉट साइजेस की अगर हम बात करें तो 130 से 170 तक की मूव 40 पॉइंट्स यहाँ पे काफी बड़ा मोमेंटम हो जाता है। तो आप अपना सिर्फ प्रॉफिट करें आज के क्लोजिंग सेशन में और एक बार को सिर्फ ट्रेड से एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपके नुकसान होने के यहाँ पे चांसेस दिख सकते हैं। एक और है सर
रिलायंस की कॉल है, एक कामिनी मैम लेके आई हैं, 2360 की रिलायंस की कॉल इन्होंने बाय की है 73 पे, और अब ये 105 चल रही है। वेट फॉर अ बिगर टारगेट या फिर अभी एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, आउट ऑफ द मनी जब भी आप बाय करते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट में हमेशा जो है वो तेजी की तरफ ट्रेंड होगा, और उस समय ही आउट ऑफ द मनी बाय करना ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक 2480 का एक रेजिस्टेंस है, प्लस दूसरी तरफ है कि अब एक्सपायरी, मैंने आपको जैसा बताया कि अब एक्सपायरी के हम पास पहुंच गए, मंथ एंड है, तो जो भी वैल्यू है वो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एक हफ्ता बचा हुआ है, तो बाइंग साइड से अगर पोजीशन आपकी है और आउट ऑफ द मनी आपने बाय किया, आज स्टॉक चल गया, तुरंत बुक कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर दोनों में सर आप यही रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि बुक प्रॉफिट्स और फिर आप एक बार को एग्जिट हो जाइए, और आपके लिए एक्चुअली एग्जिट यहाँ पे होना है ये है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रही हैं, ना कि लॉस। तो अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है दोनों। कामिनी मैम और दीक्षा मैम, आप प्लीज अपने टारगेट जो है यहाँ पे बुक करके निकल जाइए। एक और है सर, फ्रेश एंट्री का लेवल चाहिए है यहाँ पे गोल्ड 20 के काउंटर में। देखिए, इस में मुझे पता नहीं है कि क्या सोच करके आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और गोल्ड विंग्स के काउंटर में आप एंट्री करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस समय जो मार्केट के इंडेक्स के हैवी वेट के शेयर हैं या फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देख रहे हैं, उनमें जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। निपॉन इंडिया यहाँ पे जरूर रैली दिखाया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आप ऐसे स्टॉक्स में क्यों निवेश करना चाहते हैं जिनको जिनमें कि ऑलरेडी जब मोमेंटम होता है तभी चलता है, अदरवाइज फिर करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है दूसरे स्टॉक्स को चूज करना चाहिए। आप इनडायरेक्टली मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे, इंडस्ट्री इस समय चल रही है, ग्रोथ चल रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और सिमरन जी से डिस्कस होता रहता है जिससे कि आप लोग समझ सकें जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में तेजी है, आईटी सेक्टर तेज है, मेटल सेक्टर तेज है, साथ ही अगर मैं हमेशा से आपको याद हो तो मैं केमिकल्स सेक्टर के ऊपर काफी फोकस मैंने लास्ट लगभग 3 से 4 महीने में किया है। आप उनमें निवेश करिए, ज्यादा अच्छा है, समझ रहे होंगे आप। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ऐसे करें कि आप ऐसे सारे जो है ना देखिए काउंटर्स, और साथ ही आप अगर चाहें तो कुछ अच्छे काउंटर्स के अंदर निवेश करके जा सकते हैं। तो यहाँ निपॉन इंडिया के काउंटर में से भी सर कह रहे हैं कि एग्जिट कर लीजिए अगर आपकी पोजीशन है तो, और अगर आप नए हैं आना चाहते हैं उसके अंदर तो फिर अभी के लिए ना आए, यही आपके लिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहने वाली है। एक और काउंटर है सर ABFRL, इसके ऊपर भी आप व्यू पॉइंट दे देंगे प्लीज। ABFRM राइट? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। जी 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 जी। देखिए, 218 रुपए का ये शेयर चल रहा है, 220 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप सभी के पास बाई की पोजीशन है, बिना दिमाग लगाए एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस काउंटर ने 222 का हाई, 222.50 का हाई बनाने के बाद 197.50 तक गया था और एक पैनिक क्रिएट कर लिया था। और इस समय फिलहाल जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा जो स्टॉक्स इस रैली में ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, उन काउंटर से बुक करना चाहिए प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि 217 चल रहा है, अगर आप वेट भी करना चाहते हैं तो 220 से ज्यादा वेट मत करिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, एंट्री तो बिल्कुल नहीं करिए। बिल्कुल, तो 220 से लेकर जो है आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करते जाने हैं। आदित्य बिरला फैशन में 216 पे यहाँ चल रहा है, 220 आते ही आप अपना प्रॉफिट बुक करें और एक बार को इसमें से निकल जाएं। एक और है सर, ये वाला मैंने कभी स्टॉक डिस्कस नहीं किया है, आज पहली बार आया है। एक है DG स्पाइस, इन्होंने बाय किया हुआ है 46 पे। DG स्पाइस टेक्नोलॉजीज अभी 48.35 चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है वो इस तरीके के काउंटर तभी बाय करते हैं जब वो कहते नहीं है कि चाय की चर्चा पे बैठे हुए थे और एक आदमी ने कहा कि मैंने एक स्टॉक पे इतना पैसा बनाया और आजकल वो स्टॉक
छोड़ो यार, आज अब ये स्टॉक की बारी है जो कि मुझे इतना पैसा बना के देगा। तो ये जो माउथ टू माउथ एक कम्युनिकेशन करके लोग फंसा देते हैं, ये वो स्टॉक है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली बात है, आप देख रहे हैं चार्ट में, ना तो इसमें वॉल्यूम बहुत है, ना लिक्विडिटी है, पूरा मैनिपुलेटिव स्टॉक है, टेक्नोलॉजी शेयर का है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखिए जिस तरीके से आईटी सेक्टर में घूम गया, ये कुछ खास कर नहीं पाया, प्रोजेक्ट इसने इतने प्रोडक्ट इसके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो चाय पे चर्चा करते हैं उनको ही ये स्टॉक खरीदने दीजिए, आप इसमें मत फंसिए। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जिट कर जाइए ऐसे काउंटर। आप 48 रुपए का आप ये स्टॉक अगर परचेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा अच्छा है आप जाके 80 रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा बाय कर लीजिए। नहीं बाय कर सकते तो भेल बाय कर लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, वो 57 रुपए का है। तो आप समझ रहे होंगे कि 50 और 100 रुपए में भी स्टॉक देखना, तो वो स्टॉक देखिए जो हैवी वे हैं, जिनमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, और उनमें आपको यहाँ पर पैसे बन सकते हैं। ऐसे स्टॉक बाय करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो फिर मैम आप नुकसान में तो है नहीं, 2 पॉइंट अभी ऊपर ही है। सर हैं ये तन्मय जोशी, तो 2 पॉइंट ऊपर ही है। आप प्लीज अपने जो है अमाउंट लेकर निकल जाइए, लमसम 2 पॉइंट्स का ही गेन है, नुकसान ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी के लिए निकलने की ही आपके लिए यहाँ पे राय रहेगी। सर एक आखिरी काउंटर मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये है बजाज फाइनेंस के ऊपर ही। फाइनेंशियल सेक्टर से हम पीएसयूज की बात कर रहे हैं और उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन काउंटर्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं, जो है बजाज फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काउंटर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा उभर के आ रहे हैं आजकल। देखिए बजाज फाइनेंस में तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 वीक पहले ये स्टॉक 17,000 के पास था, आज 18,000 की रेंज में है। और आप समझ सकते हैं कि इस समय सरकार का जोर और पब्लिक का जोर सभी का फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा है, और जितना ज्यादा पॉलिसीज को ईज करेगी गवर्नमेंट, इजी करेगी, उतना ज्यादा फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वही फैक्टर यहाँ पर है जो कि बहुत छोटे मोटे काउंटर, जैसे चोला फाइनेंस भी आप देखिए उसमें भी बहुत अच्छी रैली है, बजाज फाइनेंस देखिए उसमें भी बहुत अच्छी रैली है। तो ये चल रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल बजाज फाइनेंस में नए निवेश के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से काउंटर बढ़ा है तो करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म को नहीं निकलने की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनको जरूर बुक कर लेना चाहिए। दूसरी एंट्री वापस से 17,200-300 के पास बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक के में अगर आप हैं तो आपको इतनी जरूरत नहीं है। 800 रुपए का आपका करेक्शन आ भी जाएगा तो दूसरी रैली शुरू हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मोमेंटरी ट्रेड के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए, और जो नीचे की स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए है 17,200। जी ठीक है, तो 17,200 का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर आप जो है इसमें बने रह सकते हैं। और उसके अलावा जो है सर कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स में ना थोड़ा बहुत निवेश करने के बारे में सोच के चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर जाते जाते एक और चीज मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की सेंटिमेंट जो है, मतलब यहाँ पे एक होता है ना कि गिरगिट की तरह यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट रंग बदलती जा रही है, और साथ ही हम देख सकते हैं कि लोग भी जो है उस हिसाब से चलते जाते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड आप जिसे कहते हैं, वो हमें करके जरूर चलना पड़ता है, लेकिन फिर सेंटिमेंट को हम कैसे प्लस करें, क्योंकि अभी भी 2 ओपिनियंस की पोल जो है यहाँ पे चल रही है, वाइस वर्सा। लोग कह रहे हैं कि ये जो मनी पंप अप हो रहा है, चाहे एफआईज की बात कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, या चाहे लोगों की बात कर लीजिए जो खुद निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अभी कह रहे हैं कि जो रैली चल रही है ये अभी और थोड़ा चल सकती है। मेरे कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ बढ़ सकता है। जाते जाते सर एक बार निफ्टी के ऊपर आप अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए और फिर हम आगे इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। अब बिल्कुल बहुत जरूरी है, आपने जो बताया मैं उसको थोड़ा फंडामेंटल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो खुद आरबीआई का आप स्टेटमेंट अगर सर्च करेंगे तो वो भी कह रही है कि स्टॉक मार्केट इस समय टॉप पे चल रहा है और रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो आप सोच समझ कर निवेश करें। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है और आरबीआई ने जो कमेंट किया है, और इस समय निफ्टी का जो लेवल है, जो निफ्टी में जो तेजी है, जो अभी जैसे यहाँ पर 17,718 चल रहा है, अब अगर आपको निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशन देता हूँ कि आप
प्रॉफिट बुकिंग के लिए निफ्टी में 17,800 से ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करती फ्रेश बाय मत बनाइए। अगर आप मोमेंट्री ट्रेड करना चाहते हैं तो 17,800 के पास आते ही एक बार आप 35 पॉइंट से यानी 17,835 और 50 के स्टॉप लॉस लेकर के आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। बाय कब बनाना है? बाय के लिए अगर आप इंतजार करते हैं तो वापस से करंट लेवल से अब 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन आने दीजिए, तभी बाय बनाइए। तो ये इंडेक्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव काउंटर पे। डेरिवेटिव में अगर आप निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही 17,800, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, 17,800 का लेवल आता है तो आप 17,900 की कॉल यहाँ पर आप शॉर्ट करके जा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं इसीलिए कि आप ध्यान रखें कि जब 17,800 का लेवल आता है तो आप 17,900 की कॉल सेल कर सकते हैं। अब 17,900 की कॉल या 18,000 की कॉल आपको मिलेगी कितने की? अगर 17,900 की कॉल आप सेल करेंगे तो वो मिलेगी आपको करीब 80 रुपए की, और अगर 18,000 की करेंगे तो वो मिलेगी आपको 50 रुपए की। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 सितंबर की एक्सपायरी। तो आप ये पोजीशंस आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रेड डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश है मेरी कि आप प्रॉफिट कमाइए, सेफ प्रॉफिट कमाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो सर ये हमने लेवल्स यहाँ पे लिख दी है। 17,900 कॉल कैन बी शॉर्ट एट द टाइम व्हेन निफ्टी रीचेस द लेवल ऑफ 17,800। तो ये स्ट्रैटेजी सर की तरफ से हमें यहाँ मिल चुकी है, और जैसे हम देख रहे थे कि सर से ये जानना बहुत जरूरी था, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रख के चले और अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पे ट्रेड करके जा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें जो समय दिया उसमें काफी ज्यादा मजा आया। कमोडिटीज, इक्विटी और इंडेक्स, इन तीनों की चर्चा करके बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपनी तबियत का ध्यान रखिएगा। आगे सेकंड में आपसे बहुत जल्द मुलाकात।